नमस्ते साथियों, मैं 10th हिंदी मीडियम RBSC बायोलॉजी के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 रेगिस्तान लेके आया हूँ। बहुत बोर्ड के आधार पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये देखते हैं और कोशिश करना आप, क्योंकि जिस बच्चे के MCQज रेगिस्तान और अति लघुत्रात्मक प्रश्न ठीक हो जाते हैं, वो ये मानते हैं कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और एग्ज़ामिनर के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक है मेंडल, स्पेंसर, जेसी बॉस, बैटसन। तो बताइए, देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। दूसरे प्रश्न को लेते हैं। हेरेडिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरेडिटी का अर्थ होता है वंशागति। सबसे पहले मेंडल वाले चैप्टर में ये देखा जाता है कि वंशागति शब्द का प्रयोग किसने किया था। हेरिडिटी को ही और क्या कहते हैं? वंशागति। तो इस शब्द का प्रयोग बताइए आप। मेंडल, होमबीर जहांगीर बाबा, बैटसन, स्पेंसर। देखो और बताओ, देखें तो इसका आंसर होगा स्पेंसर। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने, जेसी बॉस ने, जोहानसन ने, डॉक्टर सलीम अली ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? लगाओ दिमाग। तो इसका होगा जोहानसन। चौथा प्रश्न है, बहिस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, वृषण, यकृत। हमें यह देखना है कि अग्नाशय अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, तो ये तो हो नहीं सकता। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये पूछ रहा है बहिस्रावी। अगला वृषण, ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी व सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखो, सबसे बड़ी थायराइड तथा पीयूष ग्रंथि तथा थायराइड, अग्नाशय तथा यकृत तथा अग्नाशय। लगाओ दिमाग, देखिए बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी थायराइड और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं, मेंडल का जन्म व मृत्यु कब हुई? मेंडल का जन्म 22 जुलाई देखा जाए तो, अब आप देखिए 22 जुलाई को, और मृत्यु 10 जनवरी को। 22 जुलाई तथा 6 जनवरी को, और 15 अगस्त तथा 21 जनवरी को मृत्यु हुई। 6 जनवरी को जन्म, 3 मार्च को मृत्यु। देखिए अब आप क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सटीक आंसर जाता है 22 जुलाई 1822 को सिलीसिया गांव के हेंजेनडॉर्फ, ऑस्ट्रिया के सिलीसिया गांव में इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को। 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये दे रखा है। और वृक्कशोथ के कारण, चीरकाली वृक्कशोथ के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। चीरकाली यानी लंबी गुर्दे की बीमारी के कारण, वृक्क की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कि पराग कण का अंडप तक पहुंचना कौन सी गति का उदाहरण है? रसायन अनुवर्तन, धनात्मक गति, ऋणात्मक गति, जलानुवर्तन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हम सीधा ही ये रसायन अनुवर्तन इसका आंसर हो जाएगा, रसायन अनुवर्तन। इसके बाद अंडाशय से स्रावित जठर रस, आमाशय से स्रावित जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद लेते हैं भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, आमाशय से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से। तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, पायरुविक अम्ल और इथेनॉल में कार्बन परमाणु की संख्या। पायरुविक अम्ल में 3 तथा 2, 2 या 3, 6 या 3, 3 तथा 6। तो सीधा सा आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा पायरुविक अम्ल में 3 और इथेनॉल में 2 कार्बन पाए जाते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पायरुविक अम्ल के बाद आता है मानव का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? आँख, हृदय, आँख, मस्तिष्क, जीभ। तो इसका आंसर जाता है हृदय। जब बच्चा माँ के पेट में विकसित हो रहा होता है तो 1 महीने के बच्चे का दिल धड़कना चालू होता है, और हम जानते हैं जब मृत्यु हो जाती है तो हृदय के बंद होने पर ही मृत्यु होती है। तो हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा? हृदय। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करेगा? अनुमस्तिष्क। कौन करेगा? अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है स्मृति तथा याददाश्त का कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला, अनुमस्तिष्क। तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क। क्या होगा? प्रमस्तिष्क। अगला हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न है देखने व सुनने में कौन सा मस्तिष्क कार्य करता है? देखने तथा सुनने में कौन सा मस्तिष्क एक्टिव रहता है? तो देखिए अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला। तो आपको मालूम होना चाहिए मध्य मस्तिष्क इसका नियंत्रण का कार्य करता है। इसके बाद हमारा हृदय, हमारे हृदय में बाएं और तथा दाईं और आलिंद निलय के बीच में पाए जाने वाले कपाटों की संख्या होती है, यानी द्विविलनी और त्रिविलनी कपाट। बाईं ओर और दाईं ओर द्विविलनी त्रिविलनी जो कपाट होते हैं उनकी संख्या बतानी है। द्विविलनी और त्रिविलनी कौन सी तरफ कितने होते हैं? द्विविलनी कौन सी तरफ होता है और त्रिविलनी कौन सी तरफ होता है? तो सीधा सा ये हमें याद होना चाहिए कि बाईं ओर त्रिविलनी होता है और दाईं ओर द्विविलनी होता है। इनको हम वाल भी कहते हैं। हमारी बोलचाल की साधारण भाषा में ये भी मिलता है कि हमने मोहल्ले में, गांव ढाणी में बोलते हैं उसके वाल ख़राब हो गए। वाल ख़राब होने का मतलब ये हो गया कि द्विविलनी और त्रिविलनी कपाट जो आलिंद और निलय के बीच में पाए जाते हैं ये खराब हो गए। इसका मतलब ये हुआ। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वस्तुनिष्ठ 15 प्रश्न पूरे हुए। आपको ये देखना है कि 15 में से मेरे कितने सही हो गए। अब 5 खाली स्थान और हैं। 5 खाली स्थान में सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला खाली स्थान रिक्त स्थान फर्स्ट। देखिए मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? मुख में पचे भोजन को खालिस्तान व आमाशय में पचे भोजन को खालिस्तान कहते हैं। बताइए देखिए। तो मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? बोलस, बोलस कहते हैं। और आमाशय में पचे भोजन को क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। और बड़ी आंत वाले को क्या कहते हैं? कायल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायल कहते हैं, कायल कहते हैं। तीनों जगह का। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जब चबाते हैं भोजन को उसको देख सकते हैं। कायम आमाशय में जब 4-5 घंटे भोजन पच जाता है तो कई बार उल्टी हो जाती है। तो वो उल्टी जब हम करते हैं तो जो बाहर आता है तो वो
कायमी होता है, और जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो सुबह बिलिरुबिन के कारण पचे हुए भोजन का रंग पीला हो जाता है, जिसे हम कायल कहते हैं, जो कि मलाशय में एकत्रित होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रिक्तस्थान है, पूर्ण पाचक एंजाइम। पूर्ण पाचक एंजाइम खालिस्तान से स्रावित होता है। तो खालिस्तान से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस स्रावित होता है। अग्नाशय को अंग्रेजी में पैंक्रियाज बोलते हैं। इसके बाद नर जनन ग्रंथि का नाम वृषण है और मादा जनन ग्रंथि का नाम अंडाशय है। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन खालिस्तान तथा भोजन का परिवहन खालिस्तान ऊतक करता है। जल का परिवहन जाइलम करता है। जाइलम, जल और जाइलम, इसका जय और इसका जय दोनों को याद करने की ट्रिक है कि जो जैसे जय मिलाना है तो जल को ले जाने का काम जाइलम, और भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक, और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बताइए। देखें, जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से सहवन ऊतक कहते हैं। सहवन, सहवन ऊतक कहते हैं। कई बार पूछ लेता है कि सहवन ऊतक में कौन कौन से आते हैं, तो हम कहेंगे जाइलम और फ्लोएम। लास्ट हमारा रिक्तस्थान बचा, उत्सर्जन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई खालिस्तान कहलाती है। उत्सर्जन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या विरकाणु, या विरकाणु, विरकाणु, विरकाणु कहलाती है। इस तरीके से हमने ये देखा 5 रिक्तस्थान, 15 छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत मेरे हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे ढंग से आपको याद भी हो गए होंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।